स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं। आप सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी गुरुदेव, नमो नमः। जय गुरुदेव। देख पा रहे, हरिओम देख पा रहे। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। कल कुछ प्रश्न थे एक दो, पहले उनको ले लेते हैं, फिर उसके आगे चलेंगे। एक इन्हीं सज्जन ने प्रश्न पूछा था, यह जो नक्षत्रों के ऊपर अक्षर लिखे हुए हैं, इनका क्या प्रयोजन है? तो जैसा कि कल बताया था कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो उन 4 चरणों का एक एक निर्धारित कर दिया गया है। जैसे अश्विनी में देखेंगे तो प्रथम चरण का अक्षर आप देख पा रहे होंगे, उसी तरह दूसरे चरण का भी अक्षर देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से चूचे चोला अश्विनी, ली लू ले लो भरणी और आ, यानी कृत्तिका का पहला चरण। तो कल चर्चा हुई थी कि 9 चरण की एक राशि होती है, ये आप सबको बताया गया था। तो यदि किसी का जन्म अश्विनी के प्रथम चरण में हुआ है तो उसका राशि का नाम उसके प्रथम चरण का जो अक्षर होगा उससे रखा जाएगा। उसी तरह यदि दूसरे में हुआ है तो उसके आधार पर उसका नाम रखा जाएगा। इसी तरह अन्य नक्षत्रों में भी समझेंगे। स्पष्ट है? पुनः किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय और पूर्व भारतीय कुंडली को एक बार फिर से बता देंगे। तो पूर्व भारतीय कुंडली में कल आप सभी लोगों को बताया गया था राशि स्थिर है और भाव चलायमान है। तो जैसे यहां आप देख पा रहे होंगे मेष, अरे कनेक्ट नहीं गया, मेष लिखा हुआ है और उसके बाद वृष लिखा हुआ है, तो यह हमेशा स्थिर ही रहेगा, भाव चलायमान है। कहने का तात्पर्य, जब हम लग्न स्पष्ट करेंगे, मान लीजिए मीन लग्न आया, तो ये लिखने की परंपरा नहीं चेंज होगी। मीन लग्न आया तो वहां पे हम कोई चिन्ह अथवा लग्न इत्यादि लिख करके उसको इंडिकेट कर देंगे कि यहाँ पे लग्न है, अथवा कोई गिनती लिख देंगे। इस तरह से परंपरा चलती है। पुनः दक्षिण भारत में भी वहां पे राशि को स्थिर माना हुआ है और उसमें भी लग्न का ऐसे ही इंडिकेशन करते हैं, या कोई संख्या लिख देंगे अथवा वहां पे लग्न लिख देंगे या कोई चिन्ह लगा देंगे, और उसकी गणना उल्टे क्रम से होती है। जैसा आप देख पा रहे होंगे, मेष के बाद वृष, इस क्रम से चलता है। परंतु उत्तर भारत में भाव स्थिर माने गए हैं, ऐसा कि स्पष्ट है ना, और राशियां चलायमान होती हैं। यहां पर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। जो भी लग्न उदय में होगा वह लग्न भाव में बिठा दिया जाएगा। इस तरह से स्पष्ट है। अच्छा, हेलो सर। जी, बीच में नहीं, प्रश्न कोई है तो अंत में पूछिएगा। सर मेरा कल का ही प्रश्न है, वो कल माइक नहीं चल रहा था, आप कहें तो बस एक सेकंड। हाँ, बोलिए बोलिए। सर जैसे दक्षिण भारतीय कुंडली है, इसमें भी भाव चलित कुंडली कहा जाता है, तो जब इसमें भाव तो है ही नहीं, तो भाव चलित तो नहीं होना चाहिए ना। इसमें सर भाव चलित कुंडली भी बताई जाती है, लियो सॉफ्टवेयर आपने बताया था ना, उसमें भाव चलित कुंडली का एक ऑप्शन था। वो भाव चलित जो है वो वो क्या है, द्वादश भाव साधन करते हैं, ठीक है, वह अलग स्थिति है। यह लग्न कुंडली की स्थिति आपको बताई जा रही है, ठीक है। उसमें देखते हैं कौन सा किस भाव का, जैसे संधि में कोई पड़ गया, ठीक है, तो ग्रह अगले भाव का फल देगा कि इस भाव का फल देगा, वो अलग परंपरा। तो सर उसमें योग टूट जाएगा अगर योग कोई भी बनता होगा? योग नहीं टूटेगा, उसकी चर्चा की जाएगी, ठीक है। ओके सर। वो इससे संबंधित नहीं है। ओके सर। हाँ, ठीक। अभी 5 मिनट से आवाज नहीं आ रही थी। अभी आवाज आ रही है आप लोगों को?
अभी आ रही, लेकिन अभी तक नहीं आ रही, तो मैं फिर से म्यूट कर दीजिए। बिल्कुल गुरुजी आ रही है, जो भी शुरू से लिखना ही आ है रही है। चैट में लिखिए। अब आ रही है, लेकिन 2 मिनट पहले से, जब 1 मिनट 5:01 हुआ तब से आवाज बंद हो गई थी। अभी मैं यूटर्न लेकर के फिर आया, तब जाके आवाज आ रही। क्या बताया गया कुछ पता ही नहीं चला। अभी जो कल पढ़ाया गया था उसकी चर्चा हो रही थी। आपको यदि कोई समस्या है, कुछ भी प्रश्न पूछना है तो आप चैट में लिखिए, बीच में माइक खोल करके डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है। हाँ ठीक है। अब भावों की हमने संज्ञा जानी। कल बताया तनु धन सहज सुहृत सुत रिपु जाया मृत्यु धर्म कर्म आय व्यय। अर्थात इन भावों की यह संज्ञा है। प्रथम भाव से किसका विचार करेंगे? तनु यानी शरीर का, संपूर्ण शरीर का। पुनः दूसरे भाव से धन का विचार करेंगे, तीसरे भाव से सहज का, चौथे से सुहृत जो हमारे बंधु जन इत्यादि हैं, और हमारा मित्र इत्यादि हैं उनका विचार करेंगे। पंचम से सुत का, विद्या का इत्यादि का विचार करेंगे। षष्ठ भाव से रिपु का विचार करेंगे, और जाया यानी पत्नी का विचार सप्तम भाव से, मृत्यु आयु इत्यादि का विचार अष्टम भाव से, और नवम भाव से धर्म, दशम भाव से कर्म का विचार, और आय इत्यादि का विचार एकादश भाव से, और व्यय भाव से व्यय का विचार करेंगे। अच्छा, इन भावों को कुछ विशेष संज्ञाएं दी गई हैं। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि शॉर्ट में आपको कोई योग बोला जाएगा तो आपको बोला जाएगा केंद्र में सारे ग्रह बैठे हों तो ऐसा योग होगा, ठीक है। पड़फर में सारे ग्रह बैठे हों तो ऐसा योग होगा, और अपोक्लिम में अथवा केंद्र में या पड़फर में या इस तरह से ग्रह बैठे हों तो कोई योग होगा, ठीक है। तो आप देखिए, प्रथम जो ये बीच के चारों भाव हैं इनकी संज्ञा क्या है? केंद्र। चतुष्टय भी इनको कहते हैं और कंटक भी कहते हैं, ठीक। तो प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, यह चारों केंद्र संज्ञक माने गए हैं। फिर केंद्र के जस्ट बाद वाला जो भाव है, द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश भाव, इनको पड़फर भाव कहा जाता है। इसके बाद जो पड़फर के भी आगे जो भाव है उसको आपोक्लिम भाव कहते हैं। तृतीय, षष्ठ, नवम और द्वादश। स्पष्ट है? पुनः एक बार देख लेंगे। प्रथम भाव को, चतुर्थ भाव को, सप्तम भाव को और दशम भाव को केंद्र भाव कहते हैं, और द्वितीय भाव को, पंचम भाव को, अष्टम भाव को और एकादश भाव को पड़फर कहते हैं, और तृतीय, षष्ठ, नवम, द्वादश को आपोक्लिम। यह निश्चित रूप से आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत आवश्यक है फलादेश के लिए। क्योंकि जब आपको योग बताया जाएगा तो आपको इंडिकेट कर दिया जाएगा कि केंद्र में सभी ग्रह बैठे हों तो ऐसा भाव हो, फल होगा, केंद्र में सभी शुभ ग्रह बैठे हों तो ऐसा फल होगा, ठीक है। पुनः देखेंगे कि कुछ अन्य विशेष संज्ञाएं भावों की दी गई हैं। उनके कार्यों के वशात उनकी जो विशेषताएं हैं, क्योंकि जब तक भाव का ज्ञान नहीं होगा, भावेश का ज्ञान नहीं होगा और भाव कारक का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपका फलादेश शुद्ध नहीं होगा। इसीलिए त्रिकोण, जब हम एक त्रिकोण का निर्माण करेंगे कुंडली में भी, तो आप देख पाएंगे इस तरह से। तो ये तीनों त्रिकोण कहे गए हैं। प्रथम को गुप्त त्रिकोण भी कहा जाता है और पंचम नवम त्रिकोण संज्ञक होते हैं, और केवल नवम भाव को त्रित्रिकोण भी कहा जाता है। स्पष्ट है? पुनः त्रिक भाव, छठे भाव को और अष्टम भाव को और द्वादश भाव, इनकी त्रिक संज्ञा है। पुनः त्रिषडाय, तृतीय, षड यानी षष्ठ भाव और एकादश भाव, इनको त्रिषडाय कहते हैं। और उपचय भाव यानी फल की वृद्धि करने वाले भाव, उनको कहते हैं तृतीय, षष्ठ, दशम और एकादश, इनको उपचय की संज्ञा दी गई है।
और अनुपचय भाव इसके इतर जितने सारे भाव हैं, प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, द्वादश, इनको अनुपचय कहते हैं। उपचय से इतर जितने हैं उनको अनुपचय कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, एक भाव को एक ही नाम से जानते हैं ऐसा नहीं है, एक भाव को कई सारे नाम से जान सकते हैं। जैसे हम सूर्य को सूर्य भी कहते हैं, अर्यमा भी कहते हैं, पृष्ठा भी कहते हैं, पूषा भी कहते हैं, है ना, अर्क भी कहते हैं। उसी तरह भावों की बहुत अलग अलग संज्ञाएं हैं। प्रथम भाव को लग्न भी कह सकते हैं, कंटक भी कह सकते हैं, केंद्र भी कह सकते हैं, चतुष्टय भी कह सकते हैं, गुप्त त्रिकोण भी कह सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी संज्ञाएं हैं। इसी प्रकार से सप्तम को कंटक, केंद्र, चतुष्टय, द्यून, इस प्रकार से बहुत सारी संज्ञाएं हैं। जाया भी कह सकते हैं, जाया कह दिया तो तात्पर्य हो गया सप्तम भाव, शत्रु कह दिया तो स्पष्ट हो गया कि षष्ठ भाव, सुत कह दिया तो उससे स्पष्ट हो गया कि पंचम भाव। इस तरह से जो जो संज्ञाएं बताई गई हैं आपको एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह भाव और राशियों का विभाजन, किस भाव से हम किस अंग का विचार करेंगे उसकी भी चर्चा ज्योतिष शास्त्र में आई है। किस अंग का पुष्टत्व क्या है, हीनत्व क्या है, कौन सा अंग हमारा पुष्ट है, कौन सा बलवान है, वहां पे ग्रहों की स्थिति देख करके हम इसका निदान करेंगे, ये इसका ज्ञान करेंगे। जैसे प्रथम भाव शीर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। अभी एक शंका आपके मन में आ रही होगी कि अभी तो जो है सर ने बताया है कि तनु भाव संपूर्ण उसका विचार जो है तनु भाव से ही कर लेंगे। तो लग्न बलशाली होने पर प्रत्येक प्रकार का बल जातक को प्राप्त होता है, हाँ, वो सामासिक फल उसको कह सकते हैं। परंतु जब विशिष्ट की तरफ जाएंगे तब हम देखेंगे एक एक अंग का विचार करना है। तो शीर्ष प्रथम भाव, पुनः मुख द्वितीय भाव, बाहु तृतीय भाव, हृदय का विचार चतुर्थ भाव से करेंगे, उदर का विचार पंचम भाव से, कटी यानी कमर का विचार षष्ठ भाव से, जो हमारी जननेंद्रिय है उसका विचार सप्तम भाव से करेंगे और गुह्येंद्रिय का विचार अष्टम भाव से करेंगे। उरु नवम भाव से इसका विचार करते हैं, जानु, जंघा, चरण। अच्छा, इनका प्रयोजन क्या है, क्यों हम यहाँ सब पढ़ रहे हैं? इनका प्रयोजन इसलिए है, यदि लग्न में कोई पापक ग्रह बैठ गया, लग्न अपुष्ट हो गया, हाँ, बलहीन है, लग्नेश बलहीन है, तो क्या होगा, उसके इस प्रदेश में कोई कष्ट होगा, मानसिक चिंता होगी, या अन्य सारी चीजें ग्रहों के कारकत्व पे भी निर्भर करती हैं। भाव का भी कारकत्व देखना है और ग्रहों का भी देखना है। मान लीजिए चंद्रमा लग्नेश है और वह अपुष्ट हो गया, तो चंद्रमा मन का कारक है, तो जातक को मानसिक व्यथाएं होंगी। चंद्रमा राहु के साथ बैठ गया तो भी ऐसी स्थितियां होंगी, और अन्य बलाबल कई प्रकार के देखे जाएंगे, आगे उसकी चर्चा होगी। आप इसमें स्पष्ट देख सकते हैं इस चित्र में राशियों कहां पर है। जैसे हमने चर्चा की, मेष राशि, वृष राशि, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ और मीन। इन स्थानों का प्रतिनिधित्व यह राशियां करती हैं, जैसा कि अभी आपसे चर्चा हुई। पुनः अच्छा, एक चीज और समझनी है, जिस भाव में जो राशि है तो उस राशि का स्वामी जो ग्रह है उसको भावेश कहेंगे।
ठीक है। मान लीजिए आप उदाहरण देखिए, यहाँ पर एक कुंडली निर्माण करता हूं। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। तो लग्नेश कौन होगा? लग्नेश होगा, वृष राशि। हाँ नहीं, शुक्र शुक्र लग्न की राशि वृष है और लग्नेश होगा शुक्र। शुक्रदेव। शुक्र जी, शुक्रदेव। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह यदि हमने यहाँ लिख दिया 5, तो पंचमेश कौन हो जाएगा? सूर्यदेव। चतुर्थेश गुरुदेव। नहीं, हाँ चतुर्देश सूर्य हो गया। हो जाएगा, सूर्यदेव। ठीक है। सूर्यदेव। आप लोग चैट में लिखिए, म्यूट रखिए, ठीक है। इसी तरह यदि हमने सप्तम में 8 लिख दिया तो इसका स्वामी हुआ मंगल और सप्तमेश कौन हो गया? मंगल हो गया, ठीक है। ये बात स्पष्ट हो गई। हाँ, जैसे आपको राशि स्वामी पता है, एक देखिए चार्ट देख लीजिए। मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। वृष राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। मिथुन का बुध, कर्क का चंद्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र और वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु, मकर और कुंभ का शनि और गुरु मीन का गुरु। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे 1 और 8, इसका स्वामी कौन हो गया? मंगल। यानी प्रथम राशि मेष और अष्टम राशि वृश्चिक, मंगल हो गया। पुनः द्वितीय राशि वृष है और वृष का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र और किस राशि का स्वामी है? तो तुला का भी स्वामी है, तो शुक्र हो गया। फिर देखेंगे मिथुन, तृतीय राशि मिथुन, तो मिथुन का स्वामी है बुध और कन्या का स्वामी भी बुध है। एक बात स्पष्ट रखिए, जैसे हम संख्या लिख रहे हैं 1 2 3, हमने नाम नहीं लिया मेष का, वृष का, मिथुन का। आपको संख्या लेना है, आपके दिमाग में 2-3 चीजें स्पष्ट रूप से आ जानी चाहिए आज की क्लास के बाद। जैसे हमने बोला 1, तो 1 सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? उसका स्वामी कौन है? मंगल। उस भाव का कारक कौन है? वो देख लेना है। उसके बाद उस राशि में कौन सा ग्रह उच्च होता है। ये 3 चीजें तुरंत यदि बुद्धि में आ जाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी आगे इसकी चर्चा होगी, अभी उच्च नीच की चर्चा नहीं हुई आपसे, इसलिए इस कक्षा के बाद उसकी चर्चा। फिर तो बुध हो गया। इसके बाद सिंह, यानी इसका सूर्य है, सूर्य की एकमात्र राशि है और कर्क की, चंद्रमा की भी एक मात्र राशि है कर्क। पुनः धनु, फिर गुरु की 2 राशियां हैं, धनु और मीन, ठीक। इसके बाद शनि की 2 राशियां हैं, कौन कौन सी? तो मकर और मंगल की मेष वृश्चिक, शुक्र की वृष और तुला, बुध की मिथुन और कन्या, चंद्रमा की सूर्य की सिंह, गुरु की धनु और मीन और शनि की मकर और कुंभ। स्पष्ट है? अब देखिए, हम देखेंगे भावों के कारक ग्रह कौन है, क्योंकि जब हम फलादेश करते हैं और कुंडली देखते हैं तो हमें भाव में जो राशि है उसका स्वामी तो स्पष्ट पता चल जाता है, परंतु तो सारे ज्योतिषियों को इसका प्रायः इसको नहीं ध्यान में रखते हैं कि उस भाव का कारक वास्तव में ग्रह कौन है। उसकी भी स्थिति यदि जितनी अच्छी होगी, अच्छा उस भाव का फल होगा। तो आप देख सकते हैं सूर्य प्रथम भाव का कारक है, यह बदलता नहीं है, यह हमेशा स्थिर रहता है।
स्थिर रहने से तात्पर्य, जैसे हमने तनु धन सहज सुहृत सुत रिपुजाया की चर्चा की, वह स्थिर है। हमने शीर्ष मुख बाहु की चर्चा की, वह भी उसी भाव में उस तरह से फल देगा। और तो उसी तरह भावों के जो कारक ग्रह हैं वह भी निश्चित हैं, भावेश बदलते रहते हैं। उस भाव में जो राशियां हैं वो बदलेंगी तो उसके क्या बोलते हैं जाएंगे, परंतु यह कारक ग्रह नहीं बदलेंगे। तो सूर्य प्रथम भाव का कारक है, गुरु द्वितीय भाव का कारक है, मंगल तृतीय भाव का कारक है, और चतुर्थ भाव में चंद्रमा और बुध यह दोनों कारक हैं, और पंचम भाव में गुरु कारक है। शनि और मंगल षष्ठ भाव के कारक हैं, और शुक्र सप्तम भाव का स्थिर कारक है, और अष्टम भाव का कारक शनि है। सूर्य और गुरु यह दोनों नवम भाव के कारक हैं, और सूर्य गुरु बुध और शनि यह चार ग्रह दशम भाव के कारक हैं, और गुरु एकादश शनि। अच्छा, आपके स्मरणार्थ हमने यहाँ पर सामासिक उसमें लिख दिया है जिससे आपको आसानी हो। सूर्य किन किन भावों का कारक है एक साथ लिख दिया, जैसे प्रथम भाव का भी कारक है, नवम भाव का भी है, और दशम भाव का है। आपको याद करने में आसानी हो इसलिए इस तरह से लिखा। चंद्रमा क्रम से, चंद्रमा चतुर्थ का, फिर मंगल 3 और 6, बुध चतुर्थ और दशम का, गुरु सबसे ज्यादा भावों का कारक ग्रह है गुरु, द्वितीय का भी कारक है, पंचम का भी है, नवम का है, दशम का है, एकादश का है, और शुक्र सप्तम का, और शनि 6, 8, 10 और 12 भावों का कारक है। स्पष्ट है? पुनः आगे चलते हैं, थोड़ा राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, राशि के स्वामी यह हमने सब चर्चा कर ली। अब राशियों में भी कई सारे विभाग हैं। कई सारे विभाग से तात्पर्य कौन सी राशि क्रूर है, कौन सी सौम्य स्वभाव की है, पूछ रहे हैं। हाँ, अच्छा, प्रश्न पूछा है किसी ने, कारक का प्रयोजन क्या है? कारक का प्रयोजन यह है, देखिए बोला गया है भाव भावात भावपति कारक वशात तत्तत् फलम योज्यम। भाव से और उसका जो कारक ग्रह है उससे, और भावेश जो है उससे, इन तीनों का फल जोड़ करके फलादेश करना चाहिए। जोड़ करके फलादेश करने से तात्पर्य क्या है? जैसे प्रथम भाव का कारक है सूर्य, ठीक है, तो सूर्य के पहले बलाबल का विचार करेंगे। फिर प्रथम भाव में मान लीजिए राशि हो गई वृश्चिक, ले लीजिए, तो वृश्चिक का स्वामी हो गया मंगल, मंगल के बल का विचार करेंगे। फिर दोनों के बल में संयोजन करके, मान लीजिए एक बहुत बलवान नहीं है, निर्बल है, कारक मान लीजिए निर्बल है, और मंगल बलवान है जो उसमें राशि बैठी हुई है, तो मंगल अपना पूर्ण फल उस भाव का नहीं दे पाएगा, क्योंकि वहां पे जो कारक सूर्य है वह अपन, कारक से तात्पर्य क्या है? आपके घर में पिताजी हैं, माताजी हैं, और एक छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे को टॉफी चाहिए, उसका कोई इनकम नहीं है, कोई सोर्स नहीं, सोर्स उसके माता पिता हैं, ठीक है, तो कभी वो माताजी से रुपया ले लेता है, टॉफी ले आता है, और कभी पिताजी से रुपया ले लेता है, टॉफी ले आता है, ठीक है। उसी तरह दोनों का महत्व बराबर है। यदि दोनों बलवान रहेंगे तो पूर्ण फल प्राप्त होगा, यदि दोनों निर्बल रहेंगे तो फल नहीं प्राप्त होगा, और एक निर्बल है एक बलवान है तो समभाव रहेगा,
ठीक है, स्पष्ट हो गया। आगे चलते हैं, सर प्रश्न देखते रहिएगा। हाँ अब राशियों की चर स्थिर दुस्वभाव संज्ञाएं होती हैं। अच्छा, चर स्थिर दुस्वभाव संज्ञा का प्रयोजन क्या है? एक तो प्रश्न शास्त्र में इसका बहुत बड़ा प्रयोजन है। वस्तु कोई खो गई है तो हम लग्न से देखते हैं कि वस्तु कहाँ है, चर लग्न है कि स्थिर लग्न है कि दुस्वभाव लग्न है। तो चर स्थिर दुस्वभाव की इस तरह से उपयोगिता है, और योगों के निर्माण में भी इसकी उपयोगिता है। जैसे रज्जु मुसल और नल योग बनते हैं, तो वहां पे चर्चा आई कि सभी ग्रह कहाँ हो जाएं, चर में हो जाएं तो रज्जु योग बन जाएगा। सभी ग्रह स्थिर में हो जाएं तो मुसल योग बन जाएगा, और सभी ग्रह दुस्वभाव में हो जाएं तो नल योग बन जाएगा। मतलब समझिए इस बात को। जैसे एक कुंडली का निर्माण करता हूं, चर स्थिर दुस्वभाव की आवश्यकता क्या है इससे स्पष्ट हो जाएगा, क्यों जानना आवश्यक है। तो देख लीजिए पहले, चर स्थिर और दुस्वभाव क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मतलब पहली राशि चर होगी, उसके जस्ट बाद वाली स्थिर होगी, उसके जस्ट बाद वाली दुस्वभाव, फिर ऐसे ही क्रम चलता जाएगा। आप इस तरह से करेंगे तो वही केंद्र पड़फर आपोक्लिम हमने आपको बताया, उस तरह से भी आप देख सकते हैं। अन्यथा जैसे हमने लिखा केंद्र पड़फर आपोक्लिम, इसी चर को हम क्या लिख सकते हैं, केंद्र भी लिख सकते हैं। स्थिर को हम क्या लिख सकते हैं, पड़फर भी लिख सकते हैं, और दुस्वभाव को आपोक्लिम लिख सकते हैं। हाँ, बस इतना है कि यह राशियां हैं और वह भाव है। ठीक है, राशियां चेंज होती रहेंगी। जिस कुंडली की हम चर्चा कर रहे हैं, चर राशि किसी भी भाव में पहुंच सकती है। ठीक है, जब हम मेष लग्न बिठा करके चर्चा करेंगे तो केंद्र पड़फर आपोक्लिम कह सकते हैं इसे। ठीक है, अब देखिए एक योग है कि सभी ग्रह कहाँ हो जाएं, चर राशि में हो जाएं। तो चर राशि हमारी कौन कौन सी है? मान लीजिए हमने गुरु को यहां बिठा दिया, शुक्र, सूर्य, बुध, चंद्र, मंगल, है ना, शनि। राहु केतु की चर्चा कुछ नाभस योग इत्यादि में नहीं होती है, फिर भी उनको भी ले लेते हैं, राहु और केतु। ठीक है, तो यह एक प्रकार का योग बन गया। अब चर्चा आई कहीं पे सारे ग्रह दुस्वभाव में हो जाएं तो उसको उस तरह से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोजन क्या है चरित्र दुस्वभाव जानने का, वही बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट देखेंगे, राशियों में क्रूर और सौम्य राशियां होती हैं, विषम और सम राशियां होती हैं, और पुरुष और स्त्रीय राशियां होती हैं। क्रम से जैसे हमने चर स्थिर दुस्वभाव की चर्चा की, वैसे ही इसकी चर्चा करें। जैसे क्रूर,
विषम सम पुरुष और स्त्री। ये तीनों एक साथ इसलिए समझेंगे क्योंकि तीनों की प्रकृति एक जैसी से तात्पर्य क्रूर अक्रूर दो हैं, विषम सम दो हैं और पुरुष स्त्री दो हैं। तो ऐसे लिखते चले जाएंगे, मेष वृष, मिथुन कर्क, सिंह कन्या, तुला वृश्चिक, धनु मकर, कुंभ और। कहने का तात्पर्य यह है जो विषम राशि होगी, विषम मीन्स और सम यानी इवन, तो विषम राशि वही पुरुष राशि भी होगी और वही क्रूर संज्ञक राशि भी होगी, और जो उससे अपोजिट है वह सौम्य राशि होगी यानी अक्रूर होगी, समसंज्ञक होगी और स्त्री राशि होगी। ठीक है, एक कुंडली बना के देखते हैं। आप लोग चैट में लिखिएगा कि क्रूर राशियां किस किस भाव में हैं। चलिए आप लोग चैट में लिखिए क्रूर राशियां किस किस भाव में हैं। एक 3 5 7 9 11, 1 3 5 7 9 11। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, किसी ने पूछा रज्जु मुसल और नल योग का फल क्या होगा। अभी आपको सामान्य बताया जा रहा है कि चरित्र स्वभाव की आवश्यकता क्या है। आपको आगे फलादेश ही पढ़ाया जाएगा। आपको रज्जु मुसल नल योग का फल क्या है, गोल योग का फल क्या है, अन्य योगों का कौन राजयोग का क्या फल है, यह आगे अभी आपको प्रवेश कराया जा रहा है। बहुत सारे प्रबुद्ध जन भी इसमें जुड़े हैं और बहुत सारे नवीन लोग भी जुड़े हैं जो प्रथम बार पढ़ रहे हैं, इसलिए सभी के स्तर को में साम्यता रहे, इसलिए सभी चीजों को लेकर के चला जा रहा है। अस्तु, ठीक है, आगे चलते हैं। राशियों की जाति क्या है, तो क्रम से क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण। मतलब इसको आप ऐसे समझिए, एक दो तीन ब्राह्मण, हाँ इधर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, जाति जानना क्यों आवश्यक है, तो प्रायः राशियां अपने अपने स्वामियों से भी प्रभावित होती हैं और वास्तु में इनका प्रयोग होता है ना, तो इसलिए इसकी भी आवश्यकता है। भूमि चयन इत्यादि के लिए भी आवश्यकता होती है, तो इसकी चर्चा। पुनः राशियों की प्रकृति क्या है, कौन सी राशि किस प्रकार का रोग दे सकती है, कौन सी राशि किस प्रकार का विकार दे सकती है, प्रायः किस राशि वाले व्यक्तियों में किस प्रकार के विकार होते हैं। जैसे मेष राशि का व्यक्ति होगा तो प्रायः उसको वात विकार होंगे,
यदि ग्रह भी उसी तरह उसी प्रकृति वाला ग्रह भी उसका निर्बल हो गया कुंडली में, तो उसको वात विकार अधिक होगा। ऐसे ही सिंह राशि का भी, ऐसे ही धनु राशि का, तो इसलिए इसकी आवश्यकता है। पुनः क्षम्यताम, पित्त प्रकृति, तो वात प्रकृति किस किस की है? वात प्रकृति मेष राशि की है, सिंह राशि की है और धनु राशि की है। पुनः पित्त प्रकृति किसकी है? तो पित्त प्रकृति वृष राशि, कन्या और मकर। ऐसे ही मिथुन, तुला और कुंभ की कफ प्रकृति, और त्रिदोष यानी वात पित्त कफ तीनों प्रकृति जिसकी है वह है मीन राशि और कर्क राशि और वृश्चिक राशि। स्पष्ट है? चलिए, इनके तत्व का ज्ञान भी होना आवश्यक है, क्योंकि वह राशियां, उस राशियों की प्रकृति कैसी रहेगी, है ना। अग्नि तत्व प्रधान राशि होगी तो उसमें अग्नि तत्व प्रधान रहेगा, अग्नि के जो गुण हैं उस व्यक्ति में रहेंगे, है ना। दाहकता रहेगी, तेज रहेगा, यह सब चीजें उस व्यक्ति में रहेंगी। पृथ्वी तत्व प्रधान है तो धैर्य शक्ति रहेगी, धारण शक्ति रहेगी, हाँ, सहनशीलता रहेगी, बहुत गंभीर होगा वह व्यक्ति। इसी तरह वायु प्रकृति है तो वायु जैसे गुण रहेंगे, और जल प्रकृति है तो जल जैसे गुण रहेंगे। पुनः ग्रहों की दिशाएं क्या हैं? राशियों की, क्षम्यताम, राशियों की तो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर क्रम से आप चलते जाइए ऐसे करके। एक हो गया, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। तो 1 2 3 4, फिर ऐसे 5 6 7 और 8, फिर 9 10 11। इस तरह आप याद नहीं भी रखेंगे और आपको पता है कि मेष राशि से हमको क्या आरंभ करना है? पूर्व दिशा आरंभ करनी है। तो आप ऐसे चलते जाइए, पूर्व के बाद दक्षिण आया, दक्षिण के बाद पश्चिम आया और पश्चिम के बाद उत्तर आया। फिर 4 राशियां हो गई, फिर 4 राशियों की आवृत्ति उसी क्रम से आप कर दीजिए। अच्छा, सामने लिखा है भाव, लग्न और पूर्व, इन दोनों का भी आपस में संबंध है। आपस में संबंध क्यों है? क्योंकि हमारा सूर्योदय जो होता है कहां से हम देखते हैं? लग्न से, इसीलिए उसको उदय बोला गया है। आगे चर्चा की जाएगी कैसे कुंडली देख करके आप समय निकालेंगे, कैसे कुंडली देख करके आप तिथि निकाल लेंगे। किसी ने आपको तिथि नहीं बताई, किसी ने आपको वर्ष नहीं बताया, किसी ने आपको समय नहीं बताया, तो इन सबको आप कैसे केवल मात्र चार्ट को देख करके निकाल देंगे? समय भी, दिन भी, तिथि भी, वार भी। इसीलिए इसको समझने की आवश्यकता है। तो लग्न को उदय भी कहते हैं, और उदय कहाँ होता है सूर्य का? पूर्व में होता है। फिर क्रम से दक्षिण दशम भाव, फिर अस्त कहाँ पे होता है? सप्तम में जाकर के सूर्य अस्त हो जाता है, और फिर उत्तर में जब आता है तो मध्य रात्रि हो जाती है। तो यह क्रम ऐसे ही चलता है, लग्न से दशम, दशम से सप्तम, सप्तम से चतुर्थ, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। इसीलिए उन दिशाओं का भी प्रतिनिधित्व करती हैं, और उदय, अस्त और मध्यत्व का भी प्रतिनिधित्व यह चारों भाव करते हैं। स्पष्ट है? अभी ये बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रायः सभी को यह कंठ में और बुद्धिस्थ हो जाना चाहिए कि ग्रहों का उच्च नीच क्या है, मूलक त्रिकोण क्या है और स्वराशि क्या है, क्योंकि इसका प्रयोजन क्या है। कोई भी ग्रह किसी न किसी राशि में स्थित होता है,
और वह राशि या तो उसकी अपनी संयम की राशि होती है, या उसकी उच्च राशि हो सकती है, या मूल त्रिकोण राशि हो सकती है, या शत्रु की राशि हो सकती है, या मित्र की राशि हो सकती है, या शत्रु मित्र दोनों की नहीं किसी समभाव की राशि हो सकती है। तो उन सबका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यह है कि यदि ग्रह उच्च राशि में बैठा होगा तो पूर्ण फल देगा, और जब तक हमको ज्ञान ही नहीं होगा कि उच्च में है, लीजिए सूर्य की मेष राशि यहाँ पर लिखी हुई आप देख पा रहे हैं, तो सूर्य की उच्च राशि तो मेष है, लेकिन वह मेष में जाकर के परम उच्च कब होता है ना? उच्च राशि में तो फल देगा, लेकिन परम फल कब देगा? जब वह इस राशि और अंश के मध्यत्व में होगा, इस अंश के मध्यत्व में होगा। इसीलिए जो राशि, एक बात समझ लीजिए, जो राशि जिस ग्रह की उच्च राशि होगी उससे सप्तम राशि ग्रह की क्या होगी? नीच राशि होगी। इसीलिए आपको प्रत्येक राशि संख्या से याद होनी चाहिए। यदि 2 लिखा है तो 7वीं राशि पे 8वीं राशि होगी ना, उससे 7 गिनेंगे तो 8वीं यानी वृश्चिक हो जाएगी। 3 होगा तो धनु हो जाएगी, 1 होगा तो तुला हो जाएगी, है ना? चलिए, अब यहाँ सूर्य की उच्च राशि क्या है? मेष है। आप देख रहे हैं मेष राशि उच्च है। कितने डिग्री में परम उच्च होगी? तो 0 से 10। अच्छा, ये गिनतियां क्यों लिखी? इन गिनतियों को हम कहां से समझेंगे? ये भी जिज्ञासा आपको हो रही होगी। तो देखिए, हाँ, आप इधर ध्यान से समझिए। हमारे यहाँ राशि, अंश, कला और विकला, ग्रहों को स्पष्ट करने के बाद जो फल आता है इस पद्धति से आता है। तो हम पहले समझ लीजिए, एक राशि, हमने बोला एक राशि है ना, एक राशि, ये राशि का चिन्ह मान लीजिए हो गया। तो एक राशि इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक। तो हम बोलेंगे 30 अंश। हमने क्या बोला अभी कि सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री तक क्या होता है? उच्च का होता है, ठीक है। सूर्य बैठा है मेष राशि में, ठीक, और उसकी डिग्री है मान लो 10 ही मान लो, 10 है, ठीक। तो सूर्य क्या हुआ? परम उच्च का हो गया। कुंडली बना के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए, कहाँ जा रही है भाई? साइड में जा रही है, ठीक है। बस एक सेकंड, एक बार समझा देता हूँ थोड़ा। चलिए, अरे बन क्यों नहीं पा रही, छोड़िए, ठीक है। तो एक राशि में 30 अंश। अब 30 अंश हैं तो एक अंश में हमने कला की चर्चा की, एक अंश में कितनी कला? 60 कला, ठीक। अब एक कला में कितनी विकला? तो 60 विकला। ऐसे चलता है, एक अंश में ये 30 में इधर आके कन्वर्ट हो जाता है, और ये 30 का जब हम 1 लेते हैं तो इधर 60 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इस पूरे को 30 में इधर कन्वर्ट करना है
तो इंटू 60 कर देंगे तो टोटल कला निकल आएगी। अब इसका जब हम एक संख्या लेंगे 60 में से, मान लो हमने एक ले लिया, तो इधर भी 60 में कन्वर्ट हो गया, और इस 60 को भी यदि हमको करना है तो 60 से इंटू कर देंगे, जितना आएगा उतनी विकला हो जाएगा। ठीक है। अब जब हम ग्रह स्पष्ट करते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, इस तरह से। तो मान लीजिए 0 8, मान लीजिए हमने सूर्य को स्पष्ट किया 0 8। आप कुंडली सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो वहां भी राशि अंश कला विकला लिखा रहता है, 20 और 25। तो इसमें सूर्य उच्च का है कि नहीं, आप चैट में बताइए। परमोच्च का सूर्य है कि नहीं? हाँ, चंद्र राशि से नहीं, चैट में लिखिए, चैट में लिखिए, चैट में म्यूट मत करिए, चैट में लिखिए, अनम्यूट मत करिए। हाँ, उच्च का है। क्यों उच्च का है? लिखने की ऐसे लिखा जाता है, जब हम मीन राशि क्रॉस करते हैं तो 0 और आगे कितने अंश चला 0 राशि में, यानी मेष राशि में, तो मेष राशि का 8 अंश क्रॉस हो गया, 20 कला क्रॉस हो गई, और 25 विकला पे अभी वर्तमान में सूर्य स्थित है। तो ये 10 अंश के अंदर है ना। आप चार्ट देखिए, यहाँ पे चार्ट देखिए, चार्ट में लिखा है मेष राशि में परम उच्च होता है 10 डिग्री में, है ना। हाँ, फिर अच्छा, तो यदि मेष में उच्च होता है तो नीच कहाँ पे होगा? नीच होगा जाकर के अपने से 7वीं राशि में। अभी हमने बताया कि 7वीं राशि में क्या होता है, जो ग्रह जहां पे उच्च होगा अब उसी से 7वीं राशि को गिनेंगे तो नीच हो जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मेष में अगर उच्च का है तो मेष को लेकर के गिनना है कि मेष को छोड़ करके गिनना है। तो आप मेष को भी गिनती में रखिए, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला 7वीं राशि हो गई। वहां पर यदि सूर्य, अच्छा मैं एक और लिख रहा हूं, आप बताइए सूर्य उच्च का है कि नीच का है? आप चैट में लिखिए। हाँ, नीच का है। ये मान लीजिए हम इस 10 को हम 7 बना देते हैं, तब क्या होगा? परम नीच का हो जाएगा। ठीक है, उस राशि में नीच रहेगा, ये स्पष्ट है। ठीक है, चलिए अब पूरा चार्ट एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। अच्छा, तो पहले उच्च और नीच देखते चलते हैं। सूर्य की उच्च राशि है मेष, कितने डिग्री तक? 10 डिग्री तक। तो 7वीं राशि हो गई तुला, क्या हो गई? नीच हो गई। ऐसे ही चंद्रमा की वृष राशि उच्च है 3 डिग्री तक, और वृश्चिक राशि क्या है? नीच की है। पुनः इसी तरह मंगल की मकर उच्च है, तो मकर से आप 7वीं राशि गिनिए, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क 7वीं राशि आ गई। तो 7वीं राशि क्या हो गई? नीच हो गई। कितनी डिग्री पे? 28 डिग्री पे। ठीक, फिर कन्या। गुरुजी ये परमोच्चांश और नीचांश समझ में नहीं आया। हाँ, देखिए जो ग्रह की जो नीच राशि उच्च राशि है उसमें नीच और उच्च रहेगा। ठीक है, परम नीच कब होगा? मतलब एक होता है कृतज्ञ, एक होता है महाकृतज्ञ। ठीक है, तो नीच हो गया, परम नीच हो गया। मान लीजिए एक छोटा चोर है, एक बड़ा चोर है, उस तरह से उच्च हो गया
तो एक राजयोग दे रहा है, परम उच्च हो गया तो बहुत अच्छा राजयोग दे रहा है। ठीक है, इस तरह से इसको समझेंगे। और जब मूल त्रिकोण की चर्चा आएगी, यदि सेम राशि होगी तो उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि इतने से इतने में रहेगा तो मूल त्रिकोण में रहेगा, और इतने से इतने में रहेगा तो उच्च में रहेगा या नीच में रहेगा। ठीक है, अभी उसकी चर्चा आगे करेंगे। अच्छा, एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप थोड़ा समझिए। ठीक, आप आइए बोलिए। कुंडली रुकिए, मैं बंद कर देता हूँ अपना। मैं अपना बंद कर दिया हूँ, आप करिए। कुछ भी क्लॉक पे क्लिक करिए। आवाज नहीं आ रही है। हरिओम, आवाज आ रही है? जी जी आ रहा है गुरुदेव। सही सही। अभी कुंडली सबको देख रहा होगा। जी गुरुदेव। हाँ, तो कुंडली में आप सभी ग्रहों को नजर दीजिए, सूर्य से लेके सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये कौन से स्थान में बैठे हुए हैं उसको थोड़ा नजर डाल दीजिए। देखिए, सूर्य बैठा है वृष राशि में। आप सर जी पढ़ा रहे थे, जब वृष राशि का स्वामी कौन है आप पढ़े हैं, तो वृष राशि का स्वामी कौन हुआ? शुक्र। तो सूर्य शुक्र के घर में बैठा है, और बुध भी शुक्र के घर में बैठा है, क्योंकि वृष राशि में बुध है तो सूर्य बुध दोनों शुक्र के घर में बैठे हैं। इसका ज्ञान हमको हो गया। उसके बाद देखेंगे शुक्र के साथ सूर्य का, बुध का क्या संबंध है, वो बात की बात है। और चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा शनि 11 राशि लिखा है, चौथे घर लिखा है, मतलब 11 राशि मतलब कुंभ राशि में, और चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में चंद्रमा और शनि बैठे हैं। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि है, तो चंद्रमा किसके घर में बैठा है? शनि के घर में। लेकिन शनि किसके घर में बैठा है? स्वयं के खुद के स्वयं के घर में। तो उससे हमको ये ज्ञान हुआ शनि स्वगृहस्थ है, अपने घर में बैठा है। उसके बाद नेक्स्ट मंगल और शुक्र को देखते हैं। नवम भाव में मंगल शुक्र एक साथ मिलके बैठे हैं, कर्क राशि में बैठे हैं। 4 लिखा गया है, मंगल शुक्र 4 घर में बैठे हैं, और 4 जो कर्क राशि है वो मंगल के लिए नीच राशि होता है। नीच राशि मंगल 28 अंश में परम नीच होता है, और मंगल का जो डिग्री लिखा गया है वो 17 डिग्री लिखा गया है। तो इसीलिए यह तो मंगल के सामने 17 लिखा गया है ना, 17 जो है वो डिग्री है, अंश है। तो 17 अंश में मंगल बैठा है, मतलब 28 अंश के अंदर है। तो 28 अंश के अंदर 17 डिग्री में मंगल कर्क राशि में है, मतलब नीच में है। तो परम नीच की ओर वो मंगल जा रहा है, संपूर्ण परम नीच नहीं हुआ है, वो परम नीच की ओर जा रहा है, मतलब परम नीच का ही फल देगा।
नीच में ग्रह संपूर्ण शुभ फल तो नहीं दे पाता है, अशुभ फल ही देगा। और शुक्र किसके घर में बैठा है? कर्क राशि का स्वामी चंद्र। चंद्रमा। चंद्रमा। तभी शुक्र किसके घर में बैठा है? ना चंद्रमा के घर में बैठा है। ये हमको ज्ञान हो जाएगा। और चंद्रमा के साथ शुक्र का क्या संबंध है और उससे क्या योग बनता है, वो बात की विषय है, बाद में हम चर्चा करेंगे। अभी देखिए बृहस्पति बैठा है ना षष्ठ स्थान में, छठे भाव में, जो शत्रु का भाव है, उस भाव में बृहस्पति मेष राशि में बैठा है, 1 लिखा गया है। और वो कितने डिग्री में है? ना 11 डिग्री में है। तो सभी ग्रहों का अंश के साथ संबंध रहता है, क्योंकि बिना अंश का आगे जाके हमको फलादेश करने में कठिनाई होगी। तो बृहस्पति एक राशि मेष राशि में है, मतलब मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। सूर्य। मंगल देव। मंगल। बृहस्पति किसके घर में बैठा है? ना मंगल के घर में बैठा है। यह हमको ज्ञान हो गया। उसी तरह राहु भी मंगल के घर में बैठा है। केतु शुक्र तुला राशि में शुक्र के घर में बैठा है, लग्न वृश्चिक है। इसी से आगे जाके जैसे शनि कुंभ राशि में, आप चार्ट देखेंगे तो कुंभ राशि में मूल त्रिकोण भी होता है और कुंभ राशि में स्वगृही भी होता है। लेकिन उसका मूल त्रिकोण क्या है? फलादेश के लिए ये उच्च मूल त्रिकोण और स्वगृह का आवश्यकता प्रयोजन क्या है? क्योंकि जब परम उच्च में कोई ग्रह रह जाता है उसका फल पूर्ण होता है, मतलब 100%, 100% वो फल देने के सामर्थ्य उसमें आ जाता है। और मूल त्रिकोण में उससे कम मतलब कितने प्रतिशत? ना 75% वो फल देने में सामर्थ्य हो जाता है मूल त्रिकोण में। और स्वगृह में कितना? ना 50, आधा बल, 50% बलवान होता है और आधा फल देने में वो सामर्थ्य उसके पास होता है। तो इसी कारण से अभी शनि को देखिए, शनि कुंभ राशि में बैठा है, लेकिन उसका डिग्री देखिए, शनि के आगे लिखा गया है 12, मतलब शनि कितने अंश में है? 12 अंश में है। यदि शनि 12 अंश में है, आप चार्ट देखेंगे तो वो जो उच्च नीच स्वराशि का मूल त्रिकोण का अंश लिखा गया है, शनि का अंश जो लिखा गया है उसमें 20 लिखा होगा। आप इसके बाद के माने वो चार्ट को नोट कर लेंगे, अपने अपने नोटबुक में नोट करके याद कर लेना है। शनि कुंभ राशि में 20 अंश में मूल त्रिकोण होता है, माने 20 अंश तक उसका मूल त्रिकोण का प्रभाव रहता है। ये तो 12 अंश में है, तो शनि इस कुंडली में 12 अंश में होने के कारण मूल त्रिकोण का फल देगा, स्वराशि का फल नहीं देगा। तो मूल त्रिकोण मतलब 75% बलवान यहाँ शनि है, स्वराशि से भी ज्यादा बलवान है। तो यह फल कहने के लिए उच्च नीच स्वगृह को हमको याद करना पड़ेगा। बिना यादे हम, यदि हमारे पास पूरा अंश से लेके सभी चीज, क्योंकि एक राशि में 30 अंश होते हैं और 30 अंश के अंदर किसी भी अंश में ग्रह रह सकता है, उसी अंश को लेके नवांश, त्रेष्कांश, द्वादशांश, षोडश वर्ग कुंडली आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। उससे भी कई सारे सूक्ष्माति सूक्ष्म फलादेश को सीखना है। इसीलिए हम ये उच्च राशि के अंश, मूल त्रिकोण के अंश और स्वराशि के अंश को जरूर याद करेंगे। मैं अपना स्क्रीन को हाँ सर अभी आपको स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ नहीं तो कुछ नहीं है। नहीं दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है, अब दिख रही है स्क्रीन। जे लिखा हुआ है बस, कुछ नहीं दिख रहा। जे के अलावा दिख रहा है, जे दिख रहा है बस। आप स्क्रीन म्यूट करिए। ठीक है, दिख रहा है, मैं देख लिया। देखिए किसी ने प्रश्न पूछा है क्या इस योग में विश्व योग कैंसिल हो जाएगा? नहीं, योग नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही है महोदय। आप पिन करेंगे, स्क्रीन शेयर हो गई है, दिख रही है, आप देखिए उसी। दिख रहा है गुरुदेव। म्यूट करिए। हाँ
ठीक है, मैं एक बार कह के इसको फिर अगली क्लास में आगे बढ़ाऊंगा, समय भी हो रहा है, आपको प्रश्न भी पूछने होंगे। कोई पूछ रहा है क्या इस विषयोग कैंसिल हो जाएगा? जी, योग कैंसिल नहीं होगा, योग जरूर बनेगा। ठीक है, फल में न्यूनाधिक्य जरूर हो सकता है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, और इसकी चर्चा, ग्रहों का उच्च नीच की चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। महोदय जी जी, ये भावों का घर क्या होता है? जिसे कारकी को घर कहेंगे या घर कुछ अलग कहते हैं? महोदय, भावों का नहीं, ग्रहों का कहिए। मतलब आप क्या पूछना चाहते हैं, भावों का घर क्या होता है? हाँ, लोग कहते हैं इस भाव का घर कुछ ऐसे कहते हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आया, कारकी होता है वो? सुनिए, भाव का घर नहीं, ग्रह का घर होता है। मतलब ग्रह का घर होने से तात्पर्य ग्रह की राशि, ठीक है, किस भाव में है, समझ गए? ग्रह की राशि, भाव के कारक पूछना चाह रहे हूँ। अच्छा, भाव के कारक, ठीक है। तो भाव के एक देखिए स्थिर कारक हैं, ठीक है, तो जो हमने बताया, देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? जी जी जी। सूर्य स्थिर कारक है, प्रथम भाव का कारक सूर्य हमेशा रहेगा। हाँ, समझ रहे हैं? लग्न से जो शरीर संबंधी विचार करेंगे वह हम सूर्य से भी करेंगे, क्योंकि शरीर तनुभाव का कौन है स्वामी? तनुभाव हमारा प्रथम भाव है, और उस भाव का हमारा सूर्य है। तो पुष्टता और पुष्टत्व और अपुष्टत्व पे भी यह निर्भर करता है कि व्यक्ति की शारीरिक स्थिति कैसी होगी। सूर्य जितना अधिक बलवान होगा, पुष्टता उतनी अधिक होगी। ठीक है, तो ये स्थिर कारक आप याद कर लीजिएगा, भावों के कारक, ठीक है। और जो राशि होगी उस हिसाब से तो उस भाव का स्वामी वो हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन गुरुजी प्रश्न करना है। जी जी बोलिए। जी, आपने जो अपने 12 भाव होते हैं उनके मतलब उनके नाम से 1, 4, 7, 10 जो भाव होते हैं उसको केंद्र बोलते हैं। तो वैसे ही है ना, आपने ये पनफर, ये 2, 5, 8, 11 को पनफर बोलते हैं, और 3, 6, 9, 12 भाव को आपोक्लिम बोलते हैं। तो आपोक्लिम का मतलब क्या होता है? देखिए, आपोक्लिम में जो है हमारे यहाँ का ये शब्द नहीं है, ये यवनों का शब्द है। ठीक है, मतलब याद करने के लिए दूसरा कोई शब्द इसका मीनिंग पता हो तो? नहीं, मीनिंग इसका जो हमारे यहाँ शब्दकोश है उनमें स्पष्ट रूप से, जब आप जाकर जैसे डिक्शनरी आप देखते हैं, है ना, यह शब्द हमारे यहाँ का नहीं है, यह यूनानियों का शब्द है। तो जब आप संस्कृत शब्दकोश देखते हैं तो उसमें स्पष्ट आ जाता है कि 3, 6 और यह भाव को आपोक्लिम कहा गया है। अच्छा, ठीक है। यह प्रश्न मेरे भी मन में कई बार उठता रहा है पहले, क्योंकि वो याद रखना दिमाग में मतलब सरल नहीं रहता। केंद्र है, पनफर है, त्रिशुणा है, उपचयन है, ये याद करना इजी होता है। लेकिन ये आपोक्लिम अपना का वर्ड नहीं है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा था, इसलिए पूछा। जी। और किसी का प्रश्न? गुरुजी, मूल त्रिकोण का फल क्या होता है? मूल त्रिकोण क्या होता है? मूल त्रिकोण का फल क्या होता है गुरुजी? अभी सर आपका माइक ऑफ है। हो गया। हेलो, हरिओम। हाँ, जी। मूल त्रिकोण का भी अभी सर ने चर्चा की थी। जी हाँ। जब ग्रह अपने उच्च में होता है तो 100% फल देता है। ठीक, और ग्रह जब मूल त्रिकोण में होता है तो वह 75% फल देता है। ठीक, और जब वह अपनी स्वयं की राशि में होता है तो 50% ही फल देता है। अच्छा, मूल त्रिकोण की क्यों जानना आवश्यक है? क्योंकि बहुत सारे ग्रहों की स्वराशि ही उनकी मूल त्रिकोण राशि भी है ना? अच्छा जी। तो हम देखते हैं कि स्वराशि में ग्रह बैठा हुआ है, हमने सामान्य फल कह दिया है ना, कि अपने घर का बैठा हुआ है, आधा फल दे देगा, आधा फल तो कम से कम दे ही देगा, है ना। घर में माता जी है तो 50% माता जी की चलती है, 50% पिताजी की चलती है, तो आधा फल तो दे ही देगा। परंतु
उसी राशि में अच्छा, अपनी उच्च राशि नीच की जी 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 मैं बता रहा हूँ। तरह, उच्च नीच की तरह ही मूल त्रिकोण, हाँ, जैसे उच्च उच्च नीच उच्च का नीच ज्ञान की तरह आवश्यक है। मूल त्रिकोण की भी हाँ उतने ही अधिकार है। हाँ, मूल त्रिकोण का भी बहुत आवश्यक है उसका ज्ञान होना। सर मान गुरुजी लीजिए एक प्रश्न है। हाँ, में पूछिए। त्रिकोण में बैठा है तो क्या वो गुरुजी 175 प्रश्न ये है कि जैसे जो वात पित्त कफ आदि का जो वर्णन किया था उसे हम चंद्र राशि से देखेंगे या फिर कहते हैं लग्न में विचार करें? देखिए, चंद्र लग्न किसी से भी देखेंगे, राशियां तो वात पित्त कफ की फिक्स कर दी ना। जी जी गुरुजी। चाहे आप चंद्र में बिठाइए, चाहे लग्न में बिठाइए, चाहे गोचर में बिठाइए, वो तो राशियां फिक्स कर दी कि वात राशि 1, 5, 9 है। ठीक है। जी गुरुजी। क्योंकि कारण क्या है, चंद्रमा में हम क्या करते हैं, चंद्रमा में बस उठा करके चंद्रमा को लग्न में बिठा देते हैं, यही ना करते हैं। जी गुरुजी जी। हाँ, तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। और देखिए, एक सूत्र है ज्योतिष में, इंदुः सर्वत्र बीजाभो लग्नम कुसुम प्रभम फलेन सदृशोंश्च भावः स्वादु समस्मतः। एक जब हम कोई पेड़ लगाते हैं तो बीज लगाते हैं ना, जी जी। तो वो बीज का कार्य करता है चंद्रमा, और लग्न क्या है, कुसुम। हाँ, पुष्प जब उसमें आते हैं। और फल क्या है, जब अभी किसी ने भाव की चर्चा की कि भाव चलित कुंडली है उसमें, तो वो क्या है, फल है। ठीक है, उसका स्वाद भी पाते हैं। सर हाँ, बताइए। गुरु जी जो चर स्थिर दुष्प्रभाव जो राशियां हैं, जी तो इनका लग्न में होने पर व्यक्ति के स्वभाव में भी अंतर पड़ता है। जैसे अगर किसी हाँ, की बिल्कुल। दुष्प्रभाव राशि है तो जी उसका जी स्वभाव भी ऐसा ही होगा, कभी हाँ कभी ना, ऐसा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है। यदि चर है तो व्यक्ति चंचल होगा, थोड़ा इतस्ततः भ्रमण करने वाला होगा, दुष्स्वभाव होगा। अच्छा, उसकी जैसे दशम भाव में चर स्थिर दुष्स्वभाव से कोई एक बैठ गई, तो उसकी आजीविका कहाँ होगी, घर से बाहर होगी कि घर में होगी, उसकी चर्चा करेंगे, है ना। पुत्र भाव में कौन सी चर स्थिर दुष्स्वभाव में जो राशि हो गई, तो पुत्र आपका जो होगा बाहर रहेगा, घर में रहेगा, घर के आसपास रहेगा। उससे मतलब प्रत्येक चीज का महत्व है। चर स्थिर दुष्स्वभाव कह दिया तो जी सर जो आपने आंसर दिया था लक्ष्मण को कि मूल त्रिकोण हो और उच्च का हो, मान लीजिए कोई उच्च होके मूल त्रिकोण में बैठा है तो क्या उसका फल 175% हो जाएगा या 150% हो जाएगा? अंश देखेंगे, एक साथ दोनों नहीं हो सकता है। आप जब कल समझेंगे इस चार्ट को, हाँ जी। एक साथ दोनों नहीं होगा। अच्छा सर, एक जो वृंदा जी ने क्वेश्चन किया था उसमें पूछना था, जैसे हमने ट्रेंड और वो बताया, क्या इन का आपस में भी कोई संबंध है? क्या चीज कह रही हैं? अगर सर जैसे केंद्र हो गया, ओपिक्लम हो गया, त्रिक हो गए, तो हाँ। क्या इन भावों के आपस में भी कुछ संबंध है? देखिए, आगे जाके जब हम योग पढ़ेंगे, ठीक है, जी अभी हमने जैसे रज्जु मुसलसल योग एक योग बताया ना, 3 योग बताए, जी। वहां पे आएगा। फिर ऐसे ही चक्र योग पढ़ेंगे, अन्य सारे योग पढ़ेंगे, जैसे एक पाश योग हो गया। हाँ, तो गोल योग, सारे ग्रह 5 भावों में यदि हो जाएं जी तो पाश योग बनता है। ठीक है, तो चाहे चर में हो, चाहे दुष्स्वभाव में हो, चाहे स्थिर में हो, चाहे केंद्र परफरा पोकलिन कह लीजिए उसको। ठीक है, तो प्रत्येक भाव का एक दूसरे से भावात भाव। अच्छा, जैसे आप बोलते हैं संबंध कैसे है, कल सर ने बताया था चतुर्थ भाव से माता का विचार करते हैं। हाँ जी। अब माता के भाई का विचार उससे तीसरे भाव से करेंगे, छठे से हो गया संबंध। हाँ जी जी है ना। तो सर इसमें ये 3, 6, 10, 11 में तो कोई भाव भावित लग ही नहीं रहा। 6 आ गया खराब वाला भाव, 3 आ गया अपना परिश्रम का, 10 आ गया अपना मेहनत का, सॉरी मान सम्मान का, और 11 आ गया पैसे का। ये तो नहीं, कुछ भाव नहीं लग रहा। उसकी चर्चा इसलिए की, सुनिए सुनिए, उसकी चर्चा का भी कारण है। कभी कोई आगे जब योग पढ़ेंगे तो बोलेंगे त्रिक भाव में ये ग्रह हो तो ऐसा फल हो जाएगा। ठीक, इसलिए उसकी चर्चा एक साथ इन भावों की संख्या दे दी। जैसे हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं बाबा क्या जी, 3 जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर 3, 6, 11 में अगर कुछ शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो वो अपने शुभ फल में कमी करेंगे। वैसे अगर 3, 6 ग्रह के शुभाशुभ भाव कहा जाता है, तो उसमें अगर अशुभ ग्रह शनि राहु केतु या सूर्य मंगल बैठते हैं तो वो मतलब ना बली हो जाते हैं, तो उनका फल है ना शुभ ग्रह की तुलना में थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। फिर से एक बार बोलिए, सुन क्या कह रही हैं आप?
इस तरीके से है ना अभी ये भाई साहब जो बात कर रहे हैं कि ये जो केंद्र में जो भाव में जो केंद्र में जो भाव होते हैं इनकी क्या स्थिति होती है उसके विषय में हम कह रहे थे कि अगर उदाहरण के लिए अगर 3, 6, 11 भावों में अगर मान लो कि शुक्र बैठे में जैसे मतलब बृहस्पति हो गया या बुध या शुक्र हो गए हैं अगर वो वहाँ बैठे हुए तो वो अपने शुभ फल में कमी करेंगे क्योंकि वो शुभाशुभ भाव होता है उसको कहा जाता है। लेकिन अगर वहाँ पे अगर राहु केतु या मतलब है ना शनि से ग्रह मतलब पापी ग्रह बैठ जाते हैं तो उनको वो बलवान हो जाते हैं उनका फल में बली हो जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, सही है, ठीक है। पापक ग्रहों की स्थिति स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जी तस्य भावस्य हानि ना, पापे एवं तस्य भावस्य हानि। यदि पापक ग्रह बैठ जाएंगे तो उस भाव की हानि करेंगे, भाव की हानि करेंगे। गुरुजी ऐसा नहीं, सुनिए आप बोलिए। गुरुजी सुनिए एक मिनट, वो यहाँ पे संज्ञाओं की विचार अभी चल रहा है हमारा। उपचय भाव की संज्ञा 3, 6, 10, 11 होते हैं। उपचय मतलब वृद्धि है, तो वृद्धि मतलब आगे जाके जब उपचय भाव में ग्रह बैठेंगे उससे कौन सा योग होते हैं उसका विचार किया जाएगा। क्योंकि तृतीय भाव जो है वो पराक्रम का है, छठा भाव जो है वो शत्रु का भाव है। ये हमेशा हम प्रति व्यक्ति में ये सब वृद्धि के दशम भाव कर्म का है, ये हमेशा वृद्धि का ही भाव होता है। इसीलिए क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का शत्रु और प्रत्येक मनुष्य का पराक्रम और प्रत्येक मनुष्य का कर्म और प्रत्येक मनुष्य का एकादश मतलब लाभ, ये सब वृद्धि करवाता है। इसीलिए मनुष्य आकांक्षी वृद्धि में रहती है, इसीलिए इसी का संज्ञा उपचय दिया गया है। उपचय राशि में यदि ग्रह बैठते हैं सारे ग्रह, तभी कौन से योग होता है जाके आगे हम समझेंगे और इस विषय में चर्चा करेंगे। ये संबंधित प्रश्न अभी वर्तमान में नहीं करना चाहिए। वो उपचय राशि का बात अलग है। 3, 6, 11 त्रिषणाय के विषय अलग है। 3, 6, 11 त्रिषणाय होते हैं। त्रिषणाय के आगे जाके पराशर के हिसाब से तृतीय, षष्ठ, एकादश का अधिपति शुभ ग्रह हो व पापक ग्रह हो वो कभी भी शुभ फल नहीं देते हैं। ये बात आगे जाके हम लोग चर्चा करेंगे, अभी सभी लोगों को इसमें कंफ्यूज में नहीं डालना चाहिए। और जैसे कि 6, 8, 12 त्रिक स्थान है। त्रिक मतलब 6 मतलब शत्रु, 8 मतलब मृत्यु और 12 मतलब व्यय। ये तीनों की तीनों अशुभ होते हैं, इसीलिए इसका नाम त्रिक दिया गया है, संज्ञा एक दिया गया है। और इस त्रिक संज्ञा से कौन से योग आगे जाके हम पढ़ेंगे, इसलिए अभी संज्ञाओं की विचार है। अभी त्रिकोण संज्ञा के कौन से भाव होते हैं, केंद्र संज्ञा कौन से भाव है, पणफर, आपक्लिम, ये भावों की संज्ञा को अभी याद करके आगे जो जैसे जैसे हमारी आगे सिस्टम से पढ़ाई चालू होगी उसी में हम माने स्तर से क्रम से फलादेश सीखेंगे तो सभी लोगों को लाभदायक होगा। तो संबंधित प्रश्न पूछे। और कोई प्रश्न है? गुरुजी आपकी भाषा शैली बहुत अच्छी है। गुरुजी एक विषय यहाँ था, अरे एक जने बोला यहाँ पर पूरी अध्ययन शास्त्रीय विधि से ही होती है और जब जब आप लोग बीच में श्लोक या शुक्ति भी बताते हैं वो भी यदि लिखवा देंगे तो हमारे लिए एक प्रमाणित होगा कि ये कौन से ग्रंथ से लिया गया है। क्योंकि शास्त्रीय विधि से यहीं पर पढ़ाई होती है, बहुत सारे फलादेश पढ़ाते हैं लेकिन वहाँ पर अशुद्धियाँ अधिक होती है। ये पूरी शास्त्रीय परंपरा से है तो हमें शुक्ति भी मिल जाए बीच बीच में, ये इस पुस्तक की रेफरेंस है तो हमारे लिए प्रमाणित होगा। और ठीक है, उसके ऊपर ध्यान पढ़ाएंगे। सर गुरुजी आपकी पढ़ाइए, आपकी सभी लोगों को पढ़ा भाषा शैली बहुत जल्दी समझ में आ रही है गुरुजी। सर मैं भी एग्री करूंगा इस बात में जी की। सर आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, सुंदर और स्पष्ट है। आपको पढ़ना चाहिए कम से कम। इसके लिए आप बहुत सराहना शुरू करते की हैं। 8-10 क्लासें आप बता दीजिए क्योंकि फिर हम लोग थोड़ा बहुत समझने लगेंगे। ठीक है, सर एक बार सभी के प्रश्न होने दीजिए फिर आप लोग तारीफें कर हाँ, लेना। जो वो धन ये करना है वो अलग है। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। अच्छा, हरिओम सर मेरे 3 प्रश्न हैं। मैं मेरा एक प्रश्न है कि अरे एक जने पूछिए, एक जने सब साथ बोलते हैं, किसी को सुनाई नहीं देता है, तो कृपया करके एक जने पूछे, धैर्यता के साथ पूछे। ज्यादा हो रहे हैं। सर मैं पूछ लूं? जी सर पूछ मेरे लीजिए। 3 प्रश्न है मेरे, मैं एक एक करके पूछूं या एक साथ पूछ लूं? जल्दी पूछिए, कोई समस्या सर एक है कि जो नीच ग्रह होते हैं और उच्च ग्रह, जो नीच ग्रह होते
होते हैं उसका मतलब क्या बलहीन होना होता है या अनिष्ट कारक होना होता है? एक नहीं, प्रश्न ये है। नीच मतलब बलहीन होना है। अनिष्ट कारक माने ग्रह के हिसाब से आगे जाके हम फलादेश में जानेंगे। हर ग्रह नीचे हो जाने से अनिष्ट नहीं देते हैं, कुछ ग्रह नीचे होने से अनिष्ट देते हैं। इसीलिए नीच का फल बलहीनता से विचार हम करेंगे। फल का विचार आगे जाके प्रत्येक ग्रहों का भिन्न भिन्न होगा। गुरुजी जैसे सूर्य मेष राशि में 0 से 10 अंश तक परम उच्च अवस्था में, तो वो 0 से 10 तक सारी डिग्रियां हैं या केवल 10 है या केवल 0, क्या है? नहीं, सुनिए, 10 अंश में परम उच्च हो जाएगी तो 0 से क्रमशः वृद्धि होती है। उस मेष राशि में उच्च का प्रभाव रहेगा। 0 से धीरे धीरे उसका उच्च का प्रभाव जो होता है वो वृद्धि हो जाता है और संपूर्ण 10 अंश में वो परम उच्च हो जाते हैं सूर्य। गुरुजी 12 अंश हो जाएगा, 15 अंश हो जाएगा तो उच्च का प्रभाव नहीं रहेगा, घट जाएगा, 10 तक ही रहेगा। गुरुजी केवल 10 अंश में ही नीच होते हैं क्या तुला राशि में? जैसे केवल 10 अंश, सबका अलग कोई रेंज है? 10 अंश तक उसका परम नीच का प्रभाव रहेगा और जैसे 0 से 10 या केवल 10 आगे चला जाएगा धीरे धीरे नीचत्व खत्म होने लगेगा। एक आरोही होता है, एक अवरोही होता है। जैसे उच्च से नीच की ओर यदि कोई ग्रह चलता है उसको क्या कहा जाता है? माने अवरोही कहा जाता है, नीच की ओर जा रहा है। यदि नीच से उच्च की ओर जा रहा है ग्रह तभी आरोही माने आरोहण कर रहा है, ऊपर ऊपर उठ रहा है। तो उठना फल की वृद्धि माना जाता है, घटना हमेशा फल की हानि माना जाता है। इसीलिए प्रकार फलादेश में आगे जाके त्रैराशि के अनुपात से हम फल घटित करेंगे उच्च। लेकिन हम लोगों को पूरा परिष्कार याद होना चाहिए। मूल त्रिकोण जैसे आप देखिए कन्या राशि में आप चार्ट देखेंगे तो कन्या राशि, यही चार्ट रखें, कन्या राशि में बुध उच्च भी होता है, कन्या राशि में मूल त्रिकोण भी होता है और कन्या राशि में शुक्र भी होता है। तो 0 डिग्री से 15 अंश तक परम उच्च हो गया और 15 से 20 अंश में मूल त्रिकोण हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ 15 अंश तक 100% फल देगा। 15 अंश से जैसे वो घटेगा, कौन? बुध किसी के कुंडली में 15 अंश से आगे बैठा है तो मतलब किसी के कुंडली में 16 अंश है। बुध कन्या राशि में बैठा है और 16 अंश है, 16 अंश पे है मतलब उसका मूल त्रिकोण प्रारंभ हो गया है। इसीलिए मूल त्रिकोण में बुध को उस राशि में 75% बल मिलेगा, 100% नहीं मिल सकता है। ऐसे 20 अंश तक प्राप्ति होगी मूल त्रिकोण का फल। 20 अंश के बाद एक राशि तो 30 अंश को होता है, 20 अंश से 30 अंश के अंदर यदि बुध कन्या राशि में रहे तभी उसको स्वराशि का फल मिलेगा। मतलब कितना बलवान होगा ना? 50% बलवान होगा। वही कन्या राशि में बुध उच्च भी है, वही कन्या राशि में मूल त्रिकोण भी है, उसी कन्या राशि में बुध स्वराशि भी है। तीनों भिन्न भिन्न हो रहा है केवल अंश को लेके। ठीक है, तो किसी का प्रश्न कोई? जो ये क्या कहते हैं आपने बोला था कि मतलब उत्तर में जो है चतुर्थ लगन और दक्षिण में दशम लगन है, तो ये तो सर इसमें विपरीत नहीं हो गया? मतलब जैसे दशम मतलब आकाश होता है तो वो दक्षिण में कैसे हो गया? चतुर्थ मतलब पाताल होता है तो वो उत्तर में कैसे हो गया? सुनिए, वो विपरीत नहीं होगा। जब आप लग्न का समय मतलब जन्म कुंडली देख के समय का ज्ञान करने लगेंगे, कभी कभी क्या होता है जन्म कुंडली होता है लेकिन समय नहीं होता है, माने लिखा नहीं रहता है कुंडली में, तो आपको समय ढूंढना पड़ता है। उसी समय आप सूर्य और लग्न के डिफरेंस को देखेंगे। किसी कुंडली में सूर्य दशम भाव में बैठा है मतलब वो मध्याह्न काल में जन्म है। मध्याह्न काल मतलब दक्षिण दिशा, और दक्षिण दिशा में सूर्य सबसे ज्यादा मतलब दशम भाव में सूर्य बैठ जाए उसको दिग्बली प्राप्ति हो जाती है। आगे जाके हम इस विषय में चर्चा और ज्यादा करेंगे। इसीलिए दशम भाव दक्षिण दिशा के भाव कहा गया है। और आकाश मध्याह्न आकाश भी होता है क्योंकि मध्य में आ जाता है सूर्य। आगे जाके ये सिद्धांत के विषय जब चर्चा करने लगेंगे ना वो आपको समझ में आ जाएगा ये विषय। आप थोड़ा केवल इतना याद कर लीजिए, चतुर्थ भाव उत्तर दिशा,
दशम भाव दक्षिण दिशा, नवम भाव लग्न मतलब पूर्व दिशा, और पश्चिम दिशा जो होता है वो सप्तम भाव का होता है। यही थोड़ा जो चार्ट है उसको याद कर लीजिए। आगे जाके जैसे लग्न और सूर्य का डिफरेंस से समय का ज्ञान करेंगे, उसमें आपको और अच्छे से यह विषय परिष्कार हो जाएगी, उसमें समस्या नहीं आएगी। सर मेरा एक गुरुजी मेरा एक सवाल है, जो चर स्थिर और द्वि स्वभाव के बारे में आपने बताया, जैसे कि रज्जु इत्यादि योग है, जो उसमें आपने बताया कि जब सभी ग्रह हैं चर में होंगे तो रज्जु योग हुआ, इत्यादि अन्य योग भी होंगे, तो वहां पर सभी ग्रहों से तात्पर्य राहु और केतु को भी हम नहीं, राहु केतु को लगभग योगों में गिनती नहीं किया जाता है, बहुत सारे योगों में गिनती नहीं किया जाता है। अगर यदि राहु और केतु बाहर होंगे और सभी ग्रह अंदर होंगे 1 4 7 10 रज्जु योग कह सकते हैं। चर राशि मतलब 1 4 7 10। मेष, कर्क, तुला और मकर राशि ये चर राशि है। चर राशि में सभी ग्रह बैठ जाए तो चर मतलब चंचल होता है। व्यक्ति का जीवन माने कर्म क्षेत्र से लेके धन उपार्जन से लेके विद्या अध्ययन से लेके वो कोई स्थिर ही नहीं रहेगा। ऐसे ही वो रज्जु योग का भी फल घटित होगा आगे जाके। तो स्थिर मतलब स्थिरता होती है। स्थिर राशि में सारे ग्रह रह जाने से स्थिरत्व होगी, और द्विस्वभाव राशि में रह जाने से दोनों स्वभाव, द्विस्वभाव मतलब दोनों स्वभाव, चर भी है और स्थिर भी है। ठीक है, तो मतलब कि राहु केतु चाहे उसमें हो या ना हो या अलग बाहर कहीं भी हो, बस सारे ग्रह साथ होने चाहिए तो रज्जु योग बन जाएगा 1 4 7 10 में। जी बिल्कुल, ठीक है। गुरु जी प्रश्न था, पूछिए। गुरु जी प्रश्न था, आपने भी पढ़ाया था कि ना 3 प्रकार के योग होते हैं, रज, मुसलम और एक और, तो उनके बारे में आप फिर से बता दीजिए, कम समझ में आ रहा है उसके बारे में। नहीं, अभी योगों के बारे में चर्चा ही नहीं है, ऐसे उदाहरण के लिए वो समझा दिया गया है। योग आगे जाके विचार करेंगे, नेक्स्ट वीक से मतलब सोमवार से क्लास होगी। अभी केवल ऐसे संज्ञाओं को याद कर लीजिए। वो जितना चार्ट दिया गया है, राशियों की स्वामी, उच्च नीच मूल त्रिकोण और राशियों के संज्ञा, भावों के संज्ञा, इस सबको याद कर लीजिए। आगे जाके जैसे फलादेश में आपको सहयोग हो, यदि माने राशियों एक बार नीचांश के बारे में बता दीजिए। अगले कक्षा में बताएंगे। नीचांश जो जैसे मंगल कर्क राशि में 28 अंश पे नीच है, परम नीच है। कल 28 से कम अंश होगा तो फिर वो उसका नीचत्व कम होते जाएगा क्या? 28 अंश में परम नीचे हो जाएगा। परम नीचे हो जाने के बाद 28 से 29 में चला जाएगा तो वो परम नीचे की प्रभाव नहीं रहेगी। वो ही कर्क राशि में यदि मंगल 29 अंश में है तभी उसका नीचत्व का प्रभाव नहीं रहेगी, वो कर्क राशि का फल देगा। वो नीच का फल मतलब बलहीन नहीं होगा। उसमें उसका फिर से आगे जाके नवांश कुंडली इत्यादि हमको देख के फिर से शत्रु मित्र माने मंगल चंद्रमा के साथ क्या संबंध है, वो फल घटित होगा। वहां पे नीचत्व का फल घटित नहीं होगा। गुरुजी यदि 28 की जगह 25 26 27 पे है, अगर वो अंश तो 27 में हो तो रहेगा, नीचत्व रहेगा। 28 के अंदर रहेगा तो रहेगा, माने 0 से लेके 28 अंश तक। जी धन्यवाद। तो है ना सर, आज का स्टडी मटेरियल ग्रुप में ना शेयर करवा दीजिएगा PDF बनाकर। कक्षाएं आपकी सोमवार से शुक्रवार चलेंगी, ठीक है जी। सर आज जो पढ़ाया वो जो आपने ग्रुप में से शेयर कर दीजिएगा ना मटेरियल PDF बनाकर। जी मैं उसको भेज दूंगा। ठीक है आप लोग याद हाँ ठीक है, याद करके आइए। ठीक है जी गुरु जी, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् अभाग् भवेत्। शान्तिः 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 शान्तिः।